इन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है जो उपभाषा, विभाषा, बोली और संपर्क भाषा। मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस के जो भी वीडियोज हैं आप कंटिन्यू उन्हें देख रहे होंगे और वो जो भी आपके आगामी हिंदी साहित्य संबंधी एग्जाम होंगे उसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आज चलिए बात करते हैं हम हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं, तो यहाँ पे बात करें हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं तो कुल 18 बोलियों की बात की है कि हिंदी भाषा में कुल 18 बोली हैं। इन बोलियों को पांच उपभाषा है उनमें डिवाइड किया गया है। पश्चिमी हिंदी में बात करें तो पश्चिमी हिंदी के तहत ब्रज आता है, खड़ी बोली है, बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो 5 तो आपको पश्चिमी हिंदी के तहत देखने को मिल गया। अब बात करें पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है तो 5 3 8 हो गया। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी तो 3 यहाँ पे 11 हो गया। और राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाड़ी और पहाड़ी में मंडियाली, गढ़वाली, कुमायूनी, है ना। तो 11 7 18 टोटल हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए एक पश्चिमी हिंदी था, पूर्वी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, यहाँ पे इसके बाद है बिहारी उपभाषा, राजस्थानी उपभाषा और पहाड़ी उपभाषा। तो इन 5 उपभाषाओं को मिला के कुल कितनी बोलियां हो गई, टोटल 18 बोली हैं। तो इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप कि इन बोलियों में जो है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी ये सभी पश्चिमी हिंदी में आता है। और पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। और बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी आता है। राजस्थानी मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाड़ी में। और पहाड़ी में मंडियाली, गढ़वाली, कुमायूनी आता है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, तो कोई भी अगर सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा है तो सीमित क्षेत्र में उसको बोली कहते हैं, है ना, क्योंकि वो साहित्यिक आधार नहीं प्राप्त किया है, उसका आधार भी देखें तो बहुत विस्तृत नहीं है। तो सीमित जो क्षेत्र है उसमें बोली ही बोली जाती है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा उसको बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र जो है बोली से विस्तृत होता है। जैसे हमने अभी डिवाइड करके बताया आपको, पश्चिमी जो है उपभाषा क्षेत्र देखिए, राजस्थानी उपभाषा हो गया, है ना। फिर पूर्वी में आपने पूर्वी उपभाषा देखा। तो इस तरीके से अगर देखें तो उपभाषा बोली से विस्तृत रूप है। और किस तरीके से हमने बताया कि पश्चिमी हिंदी में 5 उपबोलियाँ आती है ना, तो इस तरीके से आप वहाँ पे देख सकते हैं कि बोली जो है ये उपभाषा के तहत ही आता है। उससे संकीर्ण जो है अपना स्पेस रखता है और जो उपभाषा होता है उससे विस्तृत रूप रखता है। इसके तहत बोलियाँ आती है, यानी उपभाषा के तहत बोलियाँ आती हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना, तो यहीं पे है कि बोली, जैसे अभी हमने देखा कि मान लीजिए कि ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा एक समय में तो जब आप देखेंगे कि भक्ति काल में, तो भक्ति काल में ब्रज भाषा में साहित्यिक रचना का आधार भी रहा है। अभी हम उसको जो खड़ी बोली है, कौरवी है, ब्रज भाषा, इसको बोली के तहत रखते हैं। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, यानी बोली का क्षेत्र विकसित कैसे होता है, जब उसमें साहित्यिक रचना वगैरह होने लगता है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इसको उपभाषा कहते हैं। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, उसमें साहित्यिक रचना होने लगती है तो उसको उपभाषा कहते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचना होने लगती है तो उसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोली है, मतलब बोली में भी कौन सा हिंदी में जो विख्यात है। वैसे तो टोटल 18 बोली है, लेकिन उनमें से कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो विख्यात 5 है। बुंदेली है, बुंदेली भी विख्यात में आता है। खड़ी बोली जिसको कौरवी कहते हैं, ब्रज भाषा है, अवधी और भोजपुरी। देखिए भोजपुरी भी बहुतायत बोली जाती है, अवधी भी बोला जाता है, ब्रज भाषा भी बोला जाता है, खड़ी बोली भी और बुंदेली भी। तो 5 जो है 18 में से जो है विख्यात बोलियां हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो मेवाती, भोजपुरी, कन्नौजी, ब्रज, तो कौन सी इसमें से नहीं है। मेवाती जो है ये नहीं है यहाँ की। मेवाती तो हम राजस्थान में पढ़ते हैं। बाकी कन्नौजी है, ब्रज है, भोजपुरी है। मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि हरियाणा, अच्छा ये मेवाती जो है बल्कि हरियाणा और राजस्थान की बोली है मेवाती। और कन्नौजी है, भोजपुरी और ब्रज है, ये सब तो यूपी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के तहत नहीं आती है, तो कौन सा इसमें से है जो आर्य भाषा के तहत नहीं आता है। अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो इसमें देखिए जो अरबी है, अरबी भाषा आर्य भाषा के तहत ना आकर सामी भाषा के तहत आती है। अरबी भाषा ये आर्य भाषा के तहत नहीं आकर सामी भाषाओं के तहत आती है। वस्तुतः अरबी, कनानित और आरमाइक सामी भाषा के तहत आते हैं। तो अरबी भाषा जो है आर्य भाषा के तहत नहीं आती है, सामी के तहत आती है। वस्तुतः अरबी है, कनकित और आरमाइक सामी के तहत आते हैं। संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी और लैटिन
कौन कौन से? संस्कृत है, प्राकृत है, अंग्रेजी या फारसी, यूनानी और लैटिन। ये सभी विश्व प्रसिद्ध आर्य भाषाओं के तहत आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 4 बोलियों के नाम है, कौन सी उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, जयपुरी। तो यहाँ पे देखिए जो जयपुरी है ये नहीं है उत्तर प्रदेश की, कन्नौजी भी है, खड़ी बोली भी है, ब्रजभाषा भी है। तो जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि राजस्थान की बोली है जयपुरी, जबकि कन्नौजी, ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? बुंदेली और कन्नौजी जो है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी और बुंदेली दोनों ही उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली के श्रेणी में आते हैं। कन्नौजी बोली जो है ये कन्नौजी, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया आदि जिलों में आता है, जबकि बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा जिलों में बोली जाती है। बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा। बिहार में शाहाबाद जिला, वहाँ पे भोजपुर गांव, वहाँ से बना भोजपुरी। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र क्या है? तो मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण और उसके आसपास का क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोली में भोजपुरी बोलने वाले सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, अतः स्पष्ट है कि बनारसी जो है भोजपुरी की उपबोली है, जो कि विकल्प में नहीं है। विविध में देखिए अब जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो मिश्रित प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे उर्दू है, तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? इसको जब हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी प्रैक्टिस सीरीज करा रहे थे, तो जब हम भारतेंदु युग वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इससे आप लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि उर्दू को यामिनी भाषा का श्रेय, उर्दू को किसने यामिनी भाषा कहा था? तो उर्दू को यामिनी भाषा श्रेय लल्लू लाल जी को जाता है। लल्लू लाल ने उर्दू को जो है यामिनी भाषा कहा। इनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर है। तो लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी कहा है, इनकी रचना प्रेम सागर है। और जिसमें हमको प्रेम सागर की जो प्रेम सागर लल्लू लाल जी का है उसमें हमको प्रारंभिक खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं। लल्लू लाल जो है कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसमें भाषा मुंशी के पद पर काम भी किए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। विभाषा में मिल सकती है। तो विभाषा क्या होता है? तो विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां होती हैं। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अवधी एक विभाषा है। तो विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं इसमें। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो। तो देखिए अभिधा व्यंजना लक्षणा संबंधी क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है। जो इसके पहले की प्रैक्टिस सीरीज है उसको जरूर देखिए। करीबन उसमें 13,000 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, अभी भी चल रही है, तो उसको भी साथ में लेके चलते रहिए। तो देखिए शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है। तो मूल अभिप्रेत को छोड़ के व्यंग जहाँ पे आपको लगे, तो अभिधा लक्षणा व्यंजना में व्यंजना, व्यंग्यार्थ, व्यंजना। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जिस शब्द से व्यंजना शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीत होती है वहाँ व्यंजन शब्द और प्रतीत अर्थ व्यंग्यार्थ होता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में देखिए अभिधा शक्ति को उद्भट ने इस प्रकार परिभाषित किया है। अभिधा शक्ति को उद्भट ने इस प्रकार कैसे परिभाषित किया है? शब्दाम विधानाम अभिधा व्यापारो मुख्यो गुणवश्चरुषा। लक्षणा शक्ति में मुख्य अर्थ गौड़ हो जाता है और अमुख्य अर्थ प्रधान, जबकि अभिधा शक्ति में मुख्य अर्थ ही प्रधान होता है। लक्षणा शक्ति के 2 प्रकार होते हैं। लक्षणा शक्ति की बात करें तो इसके 2 प्रकार हैं, एक रूढ़ा एक प्रयोजनवती। अब लक्षणा शक्ति के 2 प्रकार में रूढ़ा, प्रयोजनवती। रूढ़ा या अर्थ ग्रहण से संबंधित होता है। रूढ़ा जो होता है ये अर्थ ग्रहण से संबंधित होता है। प्रयोजनवती इसमें वक्ता का प्रयोजन स्फुट और सक्रिय रहता है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो जो भाषा निर्माण की इकाइयाँ हैं उनका सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम जो है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। सबसे पहले अगर देखें तो हम जो ध्वनि करते हैं, ध्वनि को लिपिबद्ध करते हैं ना लिपि के माध्यम से। तो ध्वनि है, ध्वनि के बाद एक पर्टिकुलर कोई शब्द आता है, शब्दों से पद बनता है, पद से एक वाक्य बनता है। तो पहले ध्वनि है, फिर शब्द है, फिर पद है, फिर वाक्य आता है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। तो वर्ण जो होता है, वर्ण जो अक्षर होता है बेसिकली, उसी को हम ध्वनि का चिन्ह भी कहते हैं। ध्वनि बोलने और सुनने में आता है। शब्द जो होता है वो वर्णों का, यानी वर्ण मान लीजिए हमने धा प्लस ना, तो एक वर्ण धा है प्लस ना है, इससे मिलके धन बन गया। तो वर्ण के सार्थक यानी दोनों वर्ण हैं,
दोनों अक्षरों को मिलाया, सार्थक समूह बना, जो कुछ अर्थ देता वही शब्द है। तो एक धन शब्द हो गया। शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो, जैसे उसके पास बहुत धन है, तो शब्द में जब प्रयोग हो गया, यही जो हमने अभी शब्द बनाया था एक वाक्य में प्रयोग हो गया, तो वाक्य के व्याकरण के नियम से बंध जाने से वो पद हो जाता है। और शब्द का सार्थक समूह जो कुछ अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है यहाँ पे। आंगिक भाषा किसके तहत आती है? आंगिक भाषा जो है अशाब्दिक, शाब्दिक, अशताब्दिक, अशाब्दिक। तो जो अंगिका भाषा आंगिक है ये अशाब्दिक भाषा के तहत आती है ना। तो आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के तहत आती है। अशाब्दिक भाषा के शारीरिक हाव भाव, भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या नेत्रों से संप्रेषण इत्यादि पहलू मुख्य पहलू आते हैं। तो आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के तहत आती है। अशाब्दिक भाषा के शारीरिक हाव भाव, भंगिमा से चीज़ें प्रकट होती हैं। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? तो विश्व में वैसे तो बहुत सारी बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं हैं, उनमें जो हिंदी बोलने वालों का वो कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे देखिए, प्रथम भाषा, मूल भाषा और मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वाले का स्थान विश्व में चौथा है, मतलब चौथे स्थान पे बोला जाता है। इस दृष्टि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पे, पहले पे तो चीन का मंदारिन है, दूसरे पे अंग्रेजी बोली जाती है, तीसरे पे स्पेनिश। तो पहले पे मंदारिन है, फिर अंग्रेजी है, स्पेनिश है, चौथे पे हिंदी है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों का स्थान विश्व में दूसरा है। इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर अंग्रेजी है। संयुक्त रूप से प्रथम एवं द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों का स्थान विश्व में तीसरा है। इस दृष्टि से प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः अंग्रेजी और मंदारिन है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत काम करता है? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ये राजभाषा विभाग के तहत काम करता है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान गृह मंत्रालय के तहत जो राजभाषा विभाग है, तो ये जो है गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग के तहत काम करता है। वस्तुतः केंद्र सरकार के हिंदी ना जानने वाले कर्मचारी, जो केंद्र सरकार के हिंदी नहीं जानने वाले कर्मचारी हैं, को हिंदी सिखाने का काम सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1952 में शुरू किया गया। राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के तहत, तो जो केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, उनको सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1952 में प्रारंभ किया गया सिखाने के लिए, और 1975 में गृह मंत्रालय के तहत ही राजभाषा विभाग बना और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया। हिंदी शिक्षण योजना के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अभी 5 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में, गुवाहाटी में है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई। इस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1988 ईस्वी में मुंबई, कोलकाता एवं बेंगलुरु में, 90 में चेन्नई और हैदराबाद में इसके उपस्थानों को खोला गया। तो सब मिला के जो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान वो गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग के तहत काम करता है। कर्मचारियों की सिखाने के लिए 1952 में प्रारंभ किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और 75 में गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग बनता है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। फिर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो संस्थान 85 में बनता है। संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। 88 में मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में बनता है और 90 में चेन्नई और हैदराबाद में। भाषा के 3 रूप होते हैं। तो भाषा के कौन से 3 रूप होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक। तो भाषा के 3 रूप में मौखिक भी है, लिखित भी है, सांकेतिक भी है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर। भाषा कौन सा साधन है? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। समानता भाषा मानव की सार्थक रूप से व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो उस समय जब मुस्लिम शासक थे तो अरबी फारसी था। मुगल काल में अरबी फारसी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। ये शिक्षा का माध्यम होने के साथ राजकीय कार्य, न्यायालय, सरकारी कामकाज की भाषा भी होती थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन शुरू हुआ? तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक, तो ये गिलक्राइस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के गिलक्राइस्ट जो शिक्षक थे उनके माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक थे, है ना, जिन्होंने हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित करना शुरू किया। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे।
फादर कामिल बुल्के, ये बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने भारत में आकर हिंदी विषय में रामकथा पर शोध कार्य किया और भारत में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। किनकी? फादर कामिल बुल्के की। तो फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने भारत में आकर हिंदी विषय में रामकथा पर शोध काम किया और भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी। चार्ल्स ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। विभाषा एक प्रांत है। विभाषा क्या है? विभाषा एक प्रांत में, यानी विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती है, जैसे हिंदी की विभाषा है, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली। सही विकल्प चुनना है इसमें। अब यहाँ पे देखिए दिया है भाषा अस्थायी होती है, यानी अगर देखें मौखिक भाषा जो होती है ना, मौखिक जो हम बोलकर कोई भी चीज़ व्यक्त करते हैं, तो मौखिक भाषा अस्थायी होती है। मौखिक भाषा के तहत बोलना और सुनना आता है। मौखिक भाषा ही मूल भाषा है जिसे हर बच्चा सबसे पहले सीखकर भावों को प्रकट करता है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है। विभाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियाँ जो होती हैं, विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है ना। भाषा एक तरीके से अर्जित संपत्ति है। मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण से भाषा का अर्जन करता है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। किस देश में? मॉरिशस में। मॉरिशस में हिंदी को बोलने और लिखने दोनों में प्रयोग किया जाता है। मॉरिशस में हिंदी का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार, जो पूर्वी यूपी है व बिहार के निवासियों को अंग्रेज गिरमिटिया मजदूर बनाकर वहाँ पे ले गए। इन अनिवासी भारतीयों को आगे की पीढ़ी ने अपनी योग्यता एवं परिश्रम के बल पर उच्च पदों को हासिल किया। ज्ञातव्य कि मॉरिशस में अधिकांशतः भोजपुरी भी बोली जाती है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक है सोस्योर। फर्डिनेंद सोस्योर 1857 से 1913 का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो फर्डिनेंद सोस्योर 1857 से 1913 का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रत्यक्ष लाघव का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष लाघव। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में जो प्रत्यक्ष लाघव, प्रयत्न लाघव जो है, उसका मतलब होता है कि उसका अर्थ उच्चारण की सुविधा, इसे मुख सुख भी कहा जाता है। तो उच्चारण की सुविधा यानी प्रयत्न लाघव का क्या मतलब होता है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का मतलब होता है उच्चारण की सुविधा, मुख सुख भी कह सकते हैं इसको। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? तो 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बंगाली। प्रश्नगत विकल्पों में अगर 2001 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है ना, बंगाली। और इसके बाद मराठी, फिर तमिल, फिर गुजराती। तो बंगाली पहले पे है, फिर मराठी है, फिर तमिल है, फिर गुजराती है। परंतु जब 11 की जनगणना तो देखेंगे सबसे ज़्यादा तब भी बंगाली बोले जाने वाली हैं। जनगणना 11 के अनुसार भी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली ही है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पे देखिए जो मराठी है, मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो पश्चिमी है, पूर्वी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, बिहारी है, मराठी कोई नहीं है। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? तो भाषा संबंधी अगर कोई भूल हो गई तो उसको क्या कहेंगे? उसको त्रुटि कहते हैं। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित करना है। दक्खनी, कोशली, ब्रजबुली, संधा भाषा। और यहाँ पे जो जिसके प्रमुख कवि में आते हैं उनको ध्यान रखना है। तो भाषा रूप और उनके प्रयोक्ताओं के सही क्रम को अगर यहाँ पे मिलाएं हम, तो जो दक्खनी के कवि हैं, दक्खनी के कवि में कवि कुतुब शाह आते हैं। दक्खनी के कवि कुतुब शाह। कुल्लियत ए कुली इनकी प्रसिद्ध रचना है। कुल्लियत ए कुली। तो दक्खनी के कवि कुतुब शाह है, दक्खनी के कवि में कुतुब शाह है। कुल्लियत ए कुली इनकी प्रसिद्ध रचना है। कोसली भाषा के रचनाकार दामोदर पंडित है। कोसली भाषा जो इसके रचनाकार दामोदर पंडित है। दक्खनी के कवि कुतुब शाह है। कुल्लियत ए कुली कोसली भाषा के रचनाकार दामोदर पंडित है। इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ की रचना की। ब्रजबुली भाषा के रचनाकार, जो ब्रजबुली भाषा है, ब्रजबुली भाषा के रचनाकार शंकरदेव हैं। तो दक्खनी के कवि जो हैं, दक्खनी के कवि कुतुब शाह है। कुल्लियत ए कुली
कोशली भाषा के रचनाकार दामोदर पंडित हैं, इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ की रचना की। ब्रजबुली भाषा के रचनाकार शंकरदेव है, बंगाल में ब्रज भाषा की नकल की शैली। संधा भाषा की कवि सरपा है, दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जो दक्खनी हिंदी है, दक्खनी हिंदी के प्रथम कवि ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज हैं। दक्खनी हिंदी के पहले कवि जो है, दक्खनी हिंदी के पहले कवि ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज है। सबरस मुल्ला वजही की दक्खनी हिंदी में प्रसिद्ध रचना है। सबरस है ना, सबरस जो है ये मुल्ला वजही की दक्खनी हिंदी में प्रसिद्ध रचना है। तो दक्खनी हिंदी के पहले कवि है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज और सबरस मुल्ला वजही की दक्खनी हिंदी में प्रसिद्ध रचना है। कुतुबुन मृगावती की रचना अवधी में की है। मैथिली भाषा की विद्यापति की प्रमुख रचना पदावली है ना। इसके अलावा अगर बात करें रसरत्न, तो रसरत्न के रचनाकार पोहकर है। रसरत्न जो लिखा गया उसके रचनाकार पोहकर है। लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर जी की है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है तो ये देखिए भाषा और परिवार, भाषा और विचार इनके संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? स्किनर, चमास्की, ब्याजे, ये कौन है? तो यहाँ पे देखिए भाषा और विचार के संबंधों में जो चर्चा है, संबंधों की चर्चा में जो अग्रणी है उसमें वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की जो है वो अग्रणी है। भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में वाइगोत्स्की अग्रणी है। वाइगोत्स्की का कहना है उत्तरोत्तर मानसिक विकास अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का परिणाम है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम राजा राम मोहन राय जी ने सुझाया। सबसे पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात की। देखिए राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के लिए विद्यासागर जी ने और राजा राम मोहन राय जी ने, इन लोगों ने अपने तरीके से प्रयास किया। फिर केशव चंद्र सेन ने अपने समाचार पत्र में लिखा, हिंदी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है किस चीज़ का? अगर वाराणसी को हम बनारस कहते हैं तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? व्यंजन विपर्याय, व्यंजन लोप, व्यंजनागम, स्वर व्यंजनागम का। तो यहाँ पे देखिए विपर्याय में किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। विपर्याय का मतलब किसी शब्द का स्वर है, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे पर चला जाता है और दूसरे के पहले पर। तो इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्याय, व्यंजन विपर्याय, अक्षर विपर्याय। वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्याय का उदाहरण है। इनमें से कौन सी बोली समानता उत्तर प्रदेश में नहीं जाती है, यानी नहीं बोली जाती है? तो मैथिली। मैथिली बोली जो है अब भाषा बिहारी हिंदी की बोली है जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली का क्षेत्र दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फर ये सभी हैं, बिहार राज्य के ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों की बात करें तो पूर्वी हिंदी वर्ग में अवधी जो आता है, अवधी जो है देखिए अवधी अकारांत है ना, खड़ी बोली अकारांत हो गया और जो है ये जो क्या नाम है ब्रज जो है ओकारांत हो गया है ना। फिर ये इसी तरीके से देखें तो जो अवधी है, अवधी जो है अकारांत बोली के तहत है। अवधी अकारांत बोली, उपबोली अवधी में बैसवाड़ी हो गया। तो अवधी अकारांत बोली, उपबोली बैसवाड़ी। क्षेत्र लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़ इत्यादि। तो अकारांत बोली, उपबोली बैसवाड़ी। क्षेत्र जो है ये बता दिया गया कि लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़। और पश्चिमी में अगर देखें तो पश्चिमी बेसिकली ये खड़ी बोली है, बुंदेली और कन्नौजी ये सभी आते हैं। बिहारी में भोजपुरी, पूर्वांचल का क्षेत्र, भोजपुर के शेक्सपियर बिहारी ठाकुर को कहते हैं। टकसाली भाषा जो है, टकसाली भाषा किसको कहते हैं? तो देखिए टकसाली जो है ना ये परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं, टकसाली। तो टकसाली परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। तो भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसी भी भाषा को उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। तो भाषा विज्ञान के अनुसार आप मानक भाषा में आदर्श कहिए, टकसाली कहिए या परिनिष्ठित कहिए, आप तीनों कह सकते हैं। भारत की संपर्क भाषा क्या है? तो भारत की जो संपर्क स्थापित करने वाली भाषा है वो हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि अंग्रेजी जहां पूरे विश्व की संपर्क भाषा है, वहीं भारत में भी अनेक लोगों द्वारा इसे संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हो। संपर्क भाषा को सेतु भाषा, व्यापार की भाषा और वाहन भाषा भी कहते हैं।
तो भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्वीकार की जाती है। हालांकि अंग्रेजी जहाँ पूरे विश्व की है, हिंदी अपने यहाँ की है। मतलब उस भाषा को संपर्क स्थापित करने वाला जहाँ सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो, है ना। सेतु भाषा, व्यापार भाषा और वाहन भाषा भी हिंदी को कहते हैं। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख जो प्रकृति है वो जटिलता से सरलता की ओर है। यहाँ पे देखिए भाषा जो है ये वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में एक गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से यानी कठिनाई से सरलता की ओर जो है उसका आगमन होता है, जटिलता से सरलता की ओर। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहते हैं तो निश्चितता। न्यायालयी जो भाषा है उसमें शब्द और उसके अर्थ में क्या रहता है? निश्चितता रहता है। न्यायालयी भाषा में शब्द उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। तो कोई भी बोली है या भाषा वो मानकता हासिल करने पर क्या हो जाती है? तो मानकता हासिल करने पर वो सरल हो जाती है। किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है जिसे प्राप्त कर लेने पर वो बोली या भाषा जो है सरल हो जाती है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो जो पारिभाषिक शब्दावली है उनका निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक निर्धारण करते हैं कौन सा पारिभाषिक शब्दावली है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? उसको पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक। उदाहरण स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है और उसके एक ही अर्थ उसको लिया जा सकता है। हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो अंग्रेजी का है। हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, जैसे मीटर, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी जो हिंदी भाषा है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? शब्द की वो शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट हो अभिधा कहलाती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो कौन इसमें से भाषा वैज्ञानिक नहीं है? जयशंकर प्रसाद नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा इत्यादि। सुनीति कुमार चटर्जी, वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र शर्मा ये सभी भाषा वैज्ञानिक है, जबकि जयशंकर प्रसाद जी महान कवि और नाटककार हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर हैं। राजभाषा आयोग जो है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में 8वीं अनुसूची के तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के तहत हुआ। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से होता है। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो पारिभाषिक शब्दावली जो होती है वो ज्ञान की एक शाखा के जिज्ञासु के लिए होती है। पारिभाषिक शब्दावली जो है ये ज्ञान की किसी एक शाखा की जिज्ञासु के लिए होती है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल या अलग अलग विषयों में जो है ये विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला पारिभाषिक शब्दावली होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो भाषा की सार्थक भी होनी चाहिए और लघुत्तम छोटी भी होनी चाहिए। तो सार्थक शब्द होता है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जबकि शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होती है। तो जब लघुत्तम छोटे से छोटा सार्थक पूछे तो शब्द होगा, बाकी वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वो पद हो जाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहते हैं, है ना। और भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई किसको कहते हैं? तो शब्द को कहते हैं। सबसे छोटी भी है, सार्थक भी है ना। वागींद्रियों द्वारा व्यक्त ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। इस प्रकार लघुत्तम वाग ध्वनि वर्ण है। निम्नलिखित में से किसी हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो हिंदी की कौन सी शैली नहीं है? मसनवी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदुस्तानी, ये सभी शैलियाँ हैं। आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैलियाँ प्रचलन में है: हिंदुस्तानी, उर्दू, संस्कृत निष्ठ हिंदी। दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्य के मुस्लिम बाहुल और राज्य के क्षेत्रों में बोली जाती है। मसनवी शैली हिंदी भाषा की शैली नहीं है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत है वो बताना है। भाषा परिवर्तनशील है, पैतृक संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो ये पैतृक संपत्ति नहीं है भाषा, बल्कि विशेषताओं में देखें तो भाषा की विशेषताओं में ये है कि प्रतीकात्मक है ना। भाषा जो है वो प्रतीकात्मक है। भाषा ध्वनिमय भी है, संबंध मनुष्य से है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहता है। भाषा का क्षेत्रीय सीमा होता है, समाज के सांस्कृतिक
विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे ही जुड़े होते हैं। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा। तो निसंदेह हम कह सकते हैं ये तो संपर्क भाषा है, हम आपस में बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा को। तो ये हिंदी जो है भारत की संपर्क भाषा है, जो देश के विभिन्न भाषाभाषी व्यक्तियों के लिए संपर्क स्थापित करता है। और हिंदी भारत की राजभाषा भी है ना। और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो जब हम हिंदी की उपभाषाओं की बात करते हैं तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अब हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियों के बारे में, तो 18 उपबोली है और भाषा 5 है। तो देखिए जैसे पश्चिमी हिंदी में आप 5 जो है बोली को पाएंगे। पश्चिमी हिंदी उपभाषा में 5 बोली है। खड़ी बोली जिसे कौरबी भी कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू, दक्कनी है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। राजस्थानी में देखिए 4 है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। तो टोटल 18 बोली है। हिंदी भाषी राज्य के तहत कौन सा राज्य नहीं आता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र नहीं आता है। महाराष्ट्र जो है हिंदी भाषी राज्य के तहत नहीं है, बल्कि मराठी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये सभी कुल मिला के 9 राज्य और एक केंद्र शासित दिल्ली, टोटल मिला के 10 है ना। तो ये देखिए क्षेत्र उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है। बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ। तो 6 तो ऐसे ही हमने याद कर लिए। बाकी 4 बच रहे। 4 में देखिए हिमाचल है, हरियाणा है, हिमाचल, राजस्थान और एक दिल्ली हो गया। खसखुरा या खुरखाली भाषा है। खसखुरा या खुरखाली भाषा है, ये कौन सी भाषा है? तो ये जो है खसखुरा या खुरखाली जो है नेपाल की राजभाषा है। यहाँ पे देखिए नेपाल की राजभाषा नेपाली जो है इसको खुरखाली भी कहते हैं, खसखुरा भी कहते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो संस्कृत से आए हैं। हिंदी शब्द संपदा में ज़्यादातर संस्कृत से आए हैं, जिन्हें तत्सम कहते हैं। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी का जो ब्राह्मण से है, सिंधी भाषा का संबंध ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। मगही बिहारी हिंदी की बोली है, जिसका विकास मागधी से हुआ है। सौसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो अभी हमने देखा जो सिंधी है, सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण शाखा से हुआ है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विभाजन पाली प्राकृत अपभ्रंश के रूप में हुआ। इसमें अपभ्रंश की अनेक शाखाएं, जिनमें अपभ्रंश की ब्राह्मण शाखा से सिंधी विकसित हुई है। इनमें से कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है और रूप रचना की दृष्टि बोली पूर्णतः विकसित है। बोली दैनंदिन व्यवहारता होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो यहाँ पे देखिए बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है, जो अपने सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयुक्त होती है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप भी होती है। तो इस तरीके से देखिए हमने कुल जो है भाषा संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे कर लिए थे। अभी ये जो है यहाँ पे जो है वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा शुरू होने वाला है वो वर्णमाला संबंधित जो है सीरीज शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स जो है कंटिन्यू आप सीरीज को देखिए, इसका लाभ लेते रहिए एंड प्लीज़ ये अपने दायित्व को ना भूलें कि आप इस वीडियो को दूर लोगों तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना, लाइक भी करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मैं और से अच्छे अच्छा आपके लिए कुछ कर पाए। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।